Hello everyone, welcome to ACE Learning with शिवम sir. My name is शिवम यादव. इस सेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th हिस्ट्री. चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको आप जाकर देखिए. उसके बाद में सेकंड चैप्टर पे आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस जो है वो फर्स्ट चैप्टर है. और क्योंकि बुक में दिया गया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर कुछ ना कुछ होगा, तो फर्स्ट चैप्टर रिलेट करता है सेकंड चैप्टर में. तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, उसके बाद आइए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री बुक. तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सोशलिज्म के बारे में. और वो सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? रशियन रिवॉल्यूशन से होती है ना. तो एज ऑफ सोशल चेंज, एज ऑफ सोशल चेंज इस टाइम पर जब हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है, क्योंकि 18th सेंचुरी के डेवलपमेंट जो हुए थे वो हम देख चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर. तो क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर कुछ हुआ था. अच्छा, ये सेशन हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो रहे. अगर आपको स्लो लगे तो आप 1.25 की स्पीड पकड़ के इसको देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है तो हम ज़्यादा फास्ट पेस नहीं कर सकते इसका. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो कहीं ना कहीं फ्रीडम और इक्वलिटी के बेस पर हुआ था. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो उसको यूरोप की बाकी के जो कंट्रीज थे उनको भी आइडियाज लगते हैं कि जैसे फ्रांस में चेंजेस हो सकते हैं वैसे हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज थी वो मोनार्की में जी रही थी. तो और मोनार्की जो थी वो ऑटोक्रेटिक पावर थी, मतलब अपनी पावर का दुरुपयोग करती थी, जिसकी वजह से जनता परेशान होती थी. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें लोगों को समझ आता है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो रूल चल रहा है, जो कंट्रोल किया हुआ है मोनार्कीज ने, लॉर्ड्स ने, तो उनको हम हटा सकते हैं. तो धीरे धीरे ये पावर पहुंची, ये जो आइडियाज़ पहुंचे वो यूरोप में पहुंचे. यूरोप से धीरे निकल निकल के फिर ये पहुंचे वर्ल्ड के अंदर. तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक आइडियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करता है. आइडियोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, क्योंकि आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं तो अब सोसाइटी में भी चेंजेस आएंगे. और सोसाइटी चेंज हो रही है यानी कि अब पॉलिटिकल थिंकिंग भी चेंज होगी. तो इसी वजह से एक चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ी हुई है. ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलता है. कहाँ पर? सोसाइटी के स्ट्रक्चर में. सोसाइटी जो थी फ्रांस की वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको हम बोलते हैं थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड थी. अब उस थ्री स्टेट्स में भी ऑर्डर्स में डिवाइडेड थे. जैसे थ्री स्टेट्स में जो थर्ड स्टेट था वो टू ऑर्डर्स में डिवाइड था. ठीक है ना. तो ऐसी सोसाइटी में डिवाइडेशन था. तो इसी बेस पर जो कंट्रोल था, जो पूरा कंट्रोल था सोसाइटी का, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों पर था. सोशल पावर भी उन्हीं के पास थी. यानी कि फर्स्ट स्टेट जो आता था क्लर्जी का, यानी कि चर्चेस की बात कर सकते हैं, तो चर्च के पास सोशल पावर और इकोनॉमिक पावर थी. साथ ही अगर नोबल्स और लॉर्ड्स की बात करें तो वो भी पावरफुल थे. बट बाकी के जो लोग थे वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे थे. इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले, आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए. ठीक है ना. फिर ये जो चेंजेस थे, ये जो वर्ल्ड आइडियोलॉजी थी, ये जो यूरोप में जो चेंजेस आने लगे वो यूरोप से निकल के फिर एशिया में पहुंचे. और एशिया की अगर बात करें तो उसमें भी अगर इंडिया की, अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो, ये दो लोग ऐसे थे जो इंडिया के अंदर कॉलोनिज्म जो था उसको कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने लगे, कि जो पहले सिस्टम चल रहा था उसको कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए. तो राजा राममोहन रॉय ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी. जैसे सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म करवाने के लिए स्टेप्स लिए, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए, यानी कि सोशल रिफॉर्मर ये कहलाए, है ना. और जो एक ब्रह्मो समाज था उसकी भी स्थापना ये करते हैं इंडिया के अंदर. ब्रह्मो समाज का क्यों किया गया था? ये था जो हमारा जो ब्रह्म समाज है, यानी कि जो हिंदू धर्म है, उसमें कुछ कुरीतियाँ चल रही थी, तो हमें उनको छोड़कर अपना जो आज का जीवन है उसको अपनाना चाहिए. तो इसीलिए इन्होंने कदम उठाया. साथ में अगर डेरोजियो की बात करें तो डेरोजियो जो थे वो कोलकाता में हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे. तो ये इंडिया के अंदर आइडियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे थे उनकी बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं. ठीक है ना.
अगर यूरोप से बाहर निकलें तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। द डेवलपमेंटल डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रिसेव्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटी। मतलब जो कॉलोनीज थी वहां पर भी ये आइडियाज जो थे वो कहीं रिसेप होकर आने लगे। अब जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हर किसी के सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि सोसाइटी में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग हो सकती है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। मैं कुछ और सोच सकता हूँ, आप कुछ और सोच रहे होंगे, है ना। तो इसी बेस पर जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में बढ़ जाती है। पहले बात करें तो थे लिबरल्स, रेडिकल्स। रेडिकल्स और लिबरल्स जो हैं वो एक ही आइडियोलॉजिकल हैं, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस हैं जिनकी वजह से हम इनको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तीसरे जो हैं वो हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? अच्छा, ये जो टर्म्स हैं वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ओवरऑल बात क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आते क्यों हैं? क्योंकि 18 सेंचुरी में हमें कुछ देखने को मिला था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम की कुछ चीज़, तो जिसकी वजह से जो 19 सेंचुरी की जो सोसाइटी थी उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं 18 सेंचुरी से। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर सोसाइटी में कुछ लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से लोग हैं? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो अगर लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स कहते हैं हमारे यहाँ जो सिटीजन हैं उन सिटीजन को हर एक जो उनका रिलीजन है उसको फॉलो करने की पूरी पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मतलब ये रीजन के बेस पर टॉलरेट थे, टॉलरेट की बात करते हैं, टॉलरेशन की बात करते हैं कि हमें हर एक रिलीजन को अपनाना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? ये स्टेटमेंट हमें सेकुलरिज्म के बारे में बताता है। सेकुलरिज्म भी तो कहता है कि हमें अपने धर्म के बारे में सोचकर दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हर एक धर्म को मानना चाहिए। तो ये बात क्यों करते हैं लिबरल्स? तो ये जो कहते हैं वो चर्च और जो कैथोलिक चर्च थे उनमें उनके डिफरेंस की वजह से कहते हैं। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे वो चर्च को मानते थे, और जो अदर यूरोपियंस थे वो कैथोलिक चर्च को मानते थे। जैसे इंग्लैंड, जैसे ऑस्ट्रिया के लोग हो गए, स्पेन के लोग हो गए, ये कैथोलिक चर्च को मानते थे। कैथोलिक चर्च और चर्च में अंतर क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्च जो है वो माना जाता है बाइबल के बेस पर। जो चर्च की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग होंगे वो अपना गॉड, जो गॉड हैं उनके लिखे, उनके द्वारा लिखी गई जो बाइबल है उसको ही सर्वोच्च मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी के बेस पर चलते हैं, है ना। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो पहले कैथोलिक चर्च हुआ करते थे, कैथोलिक चर्च में क्या होता है, एक पोप होंगे। पोप मतलब जो भी छोटे छोटे चर्चेस हैं उनके एक हेड होंगे। ये पोप जो थे वो कहते थे कैथो जो एंशियंट ग्रीक है, एंशियंट ग्रीक में रहा करते थे कैथोलिक चर्च। तो इसमें बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको ना मानकर इन्होंने अपने आइडियाज़ को बढ़ाया था। तो इसकी वजह से हुआ क्या, करप्शन होने लगा रिलीजन में। तो उसी करप्शन के बेस पर जब बाकी के लोग एजुकेट होते हैं तो वो बाइबल को मानना शुरू करते हैं बजाय पोप या कैथोलिक चर्च को। तो इसीलिए चर्च अलग हो गए और कैथोलिक चर्च अलग हो गए। कैथोलिक चर्च जो एंशियंट ग्रीक था उनके कल्चर पे डिपेंड था, और जो चर्च को मानने वाले लोग थे उनको प्रोटेस्टेंट कहते थे, और वो बाइबल को मानते थे। बाइबल उनका बेसिक जो धर्म को डिफाइन करने वाला था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। लिबरल्स अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज करते थे। जो मोनार्कीज थी उनको अपोज करते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक पर्सन का राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअली राइट्स जो हैं वो सेफ गार्ड किए जाएं। किसके द्वारा सेफ गार्ड किए जाएं? वो भी है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इन्होंने एक बात और कही। क्या?
कि रिप्रेजेंटेटिव बेस पर एक पार्लियामेंट बननी चाहिए। एक पार्लियामेंट ऐसी हो जो इलेक्टेड हो, और वहाँ पर जो इलेक्टेड पर्सन हो वो हों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स। बट इन्होंने एक बात जो पुरानी सोसाइटी में चल रही थी उसी को रिपीट कर दिया। क्या? इन्होंने बोला कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनके लिए वोटिंग की जाएगी, लेकिन उस वोटिंग का जो राइट होगा वो केवल ऐसे लोगों का होगा जिनके पास प्रॉपर्टी है। यानी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो सपोर्ट करते ही हैं, साथ में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को मानने से इनकार करते हैं। अब जब ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये विमेन को भी वोटिंग राइट की बात नहीं करेंगे, विमेन को भी वोटिंग राइट नहीं देंगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट की बात करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते। ओके। एक जो जुडिशरी के बेस पर अगर बोला जाए तो ये जुडिशरी में कहते हैं जुडिशरी केवल उन लोगों से बननी चाहिए जो एक्चुअल में कानूनों के बारे में जानते हैं, कानूनों के बारे में जानते हैं, जो कानूनों को एक्चुअल लॉ को जो इंटरप्रेट कर सकते हैं। लॉ को इंटरप्रेट का मतलब है कि लॉ एक्चुअल में होता क्या है, लॉ एक्चुअल में कहता क्या है, उसके सही मायने जो है वो एक जज ही बता सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जुडिशरी होनी चाहिए जो लॉ को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है। हाउ एवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ये डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की, ये मना करते हैं उसको। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे ये। अगर हम इन कंट्रास्ट रेडिकल्स, रेडिकल्स की बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो लिबरल्स के बारे में हम पढ़ लिया। अब अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स नेशन स्टेट की बात करते हैं। किसके बेस पर? गवर्नमेंट के बेस पर। ये कहते हैं कि जो नेशन है वो मेजोरिटी के बेस, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो मेजोरिटी के बेस पर बनना चाहिए। यानी कि किसी भी कंट्री में जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन है वो डिसाइड करें कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कौन सी होगी। ठीक है ना। ये सपोर्ट करते हैं विमेन सफ्रागेट का। सफ्रागेट क्या होता है? ये जो राइट टू वोट है उसकी बात करते हैं। सफ्रागेट मूवमेंट चलाया गया था किसके द्वारा? विमेन के द्वारा। तो ये जो राइट टू वोट का जो मूवमेंट चला था उसी को बोला गया है सफ्रागेट मूवमेंट। क्लियर है? तो ये लिबरल से अलग थे। कैसे? ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी वाले लोगों को राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया। ये कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। एक हम डिसाइड करेंगे क्राइटेरिया, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको हम वोटिंग का राइट देंगे। यहाँ तक कि विमेन को भी वोटिंग का राइट ये सब अप फेवर करते हैं। ओके। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मतलब जो भी लैंड ओनर्स थे और फैक्ट्री ओनर्स थे उनके जो पूरा पूरा जो वेल्थ है उनके हाथों में समाई हुई थी। यानी कि लगभग 1 से 2% लोग जो हैं वो 90%, जो जैसे इंडिया की बात करें तो ये जो लोग हैं वेल्थ पूरा कैरी किए हुए हैं, तो इसको वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं 2% लोग तो ऐशो आराम में जी रहे हैं, 2% लोग तो हैं ऐसा ऐशो आराम में जी रहे हैं। तो ये जो 2% लोग हैं ये बाकी की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे कि किसको खाना मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कौन खा, किसको पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, किसको रहने के लिए घर है या नहीं है। तो ये सब ये नहीं देखते, है ना। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट ये जो वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में एक्यूमुलेट हो रखी थी उसके अपोज में थे ये। बट लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन दी हैंड्स ऑफ अ फ्यू। मतलब 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेटेड है, तो उसको कंसंट्रेटेड है, तो उसको अपोज करते हैं ये। कौन? रेडिकल्स। रेडिकल्स हम उनको भी बोलते हैं जो सडन चेंज चाहते थे। मतलब लिबरल्स वो हैं जो कुछ चेंजेस चाहते हैं बट नॉट कट्टरपंथी से या फिर उग्रवादी तरीके से। बट रेडिकल्स वो हैं जो सडन चेंज चाहते हैं, आज सोचा कल हो जाए, ऐसे जो ऐसे लोग हैं ये। तो कंजर्वेटिव्स कौन है?
कंजर्वेटिव्स में हम देखेंगे कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंजेस की बात करते हैं, उन चेंजेस को ना मानने के लिए ये लोग तैयार थे। मतलब कंजर्वेटिव्स कहते हैं हमारी जो सोसाइटी है उसी को उसको वैसे ही चलना चाहिए, उसको कंजर्व रखना चाहिए, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स में बेसिकली हम अगर बात करें तो कंजर्वेटिव्स में थे लॉर्ड्स हो गए, जो चर्च के जो पीपल थे वो हो गए, फादर वगैरह जो होते हैं वो हो गए, क्योंकि इनके पास वेल्थ थी, इनके पास अभी तक प्रिविलेजेस थे, तो ये नहीं चाहते थे सोसाइटी में चेंजेस आए और वो हमारी जो वेल्थ है, हमारे जो प्रिविलेजेस हैं वो छीन लिए जाएँ, तो इसलिए ये अपोज करते हैं। बट क्योंकि 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे, इसलिए कंजर्वेटिव समझ जाते हैं कि हमारा ये जो सोच है, हमारी जो आइडियाज़ हैं, ये ज़्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, तो हमें सोसाइटी के साथ चेंजेस हो जाना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए खुद को भी। तो कंजर्वेटिव्स भी फिर चेंजेस की बात करते हैं, लेकिन 19 सेंचुरी में ये कहते हैं कि आप चेंजेस करिए, बट इतनी तेज़ी मत करिए कि हम लोग सोसाइटी में एडजस्ट ही ना कर पाएँ। समझ रहे हैं आप लोग? कि होता है ना सडन चेंज। आज सर्दी पड़ रही है तो कल अगर अचानक से गर्मी पड़ जाए तो कहीं न कहीं हम बीमार पड़ जाएँगे। तो कंज़र्वेटिव्स भी वही कहते हैं। कंज़र्वेटिव्स कहते हैं आप चेंजेस करिए, बट अगर सडन चेंज कराएँगे तो हम उसमें सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउएवर, इवन कंज़र्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स द नीड फॉर चेंज। सोसाइटी में जो चेंज है उनके लिए ये तैयार हो गए, लेकिन ये कहते क्या हैं कि ये जो चेंजेस है वो ग्रेजुअल होने चाहिए, अचानक से नहीं होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। ठीक है ना? 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज फॉर was inevitable but believed that the past had to be respected। पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड मतलब जो पास्ट में जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जो रिस्पेक्ट थी उनकी, वो कहीं अचानक से ना चली जाए, उसको कहीं रखा जाए, उसको अचानक से ख़त्म ना कर दिया जाए, थोड़ा उसके लिए टाइम दिया जाए ताकि ये लोग भी एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है ना? सच डिफरिंग ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें जो सोसाइटी में जो चेंजेस हुए थे, तो उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। तो इसी वजह से जो लोग थे वो खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो कंजर्वेटिव्स हैं, यानी कि जो लॉर्ड्स हैं, जो नोबल्स हैं, जो चर्च के जो लोग थे, उनके हाथ से पावर जा रही है, उनके प्रिविलेजेस जा रहे हैं, उनके हाथ से वेल्थ जा रही है, तो वो परेशान हो गए कि हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। दूसरा, सोसाइटी में वो जो लोग थे, जो रिपब्लिक चाहते थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, उनको अचानक से वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, तो ये सारे चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे टर्मोइल्स को देखा गया है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कन्फ्यूज़न को देखा गया है सोसाइटी के अंदर। आई होप दिस पार्ट हैज़ बीन totally understood by you. If any doubt in this part, so you can comment me. I will answer there and solve their doubts, your doubts. Okay, so please comment. Then अगर नेक्स्ट बात करें सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल एंड सॉरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, तो दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स फॉर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में जो अचानक से बहुत सारे चेंजेस आए, उनकी वजह से सोसाइटी में और ज़्यादा पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखा जाने लगा, पॉलिटिकल चेंजेस को देखा जाने लगा। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इट वॉज अ टाइम when न्यू cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and the industrial revolution occurred। मतलब इस टाइम पर जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो तो हुए ही, साथ में सोसाइटी चेंज हुई, साथ में इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, और इसी इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो लेट 18th सेंचुरी में आया था, यानी कि 1760 के टाइम पर इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। और कहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के अंदर।
और इंग्लैंड में जब शुरुआत होती है तो 18 सेंचुरी के बाद 19 सेंचुरी में पूरे यूरोप में इसकी शुरुआत हो जाती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए सोसाइटी में उसकी वजह से हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलपमेंट देखने को मिले। रेलवेज एक्सपांड होने लगी, क्योंकि रेलवेज एक्सपांड होंगी तभी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया अचानक से। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अचानक से बहुत ज़्यादा सडन चेंज आ जाए तो उसी को बोलते हैं। तो इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, इसलिए बोला गया कि 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा गया। ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई तो वहाँ पर मैन भी वर्क कर रहे हैं, विमेन भी वर्क कर रही हैं और चिल्ड्रन भी वर्क कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में। ठीक है। इनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, वेजेस बहुत कम थी। तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। साथ ही अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब जब जो प्रोडक्ट्स, जो गुड्स बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रीज में, जो तैयार हो रहे हैं गुड्स, उनकी जब मार्केट डिमांड नहीं होगी, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो जो खर्चे हो रहे हैं सैलरीज में, वेजेस में, उनको कम करना पड़ेगा। तो उन्हीं को कम करने के चक्कर में क्या होता था? अनएम्प्लॉयमेंट आता था, सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट आता था। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता था। साथ ही जो हाउसिंग सिस्टम था वो भी, और उसके साथ सैनिटेशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में था, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कौन? रेडिकल्स और लिबरल्स। ये इन सॉल्यूशन को ढूंढ रहे थे। इन सॉल्यूशंस में ये पाते क्या हैं? ये कहते हैं कि ये लिबरल्स और रेडिकल्स, ये दोनों ही लोग प्रॉस्परस थे, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी भी थी, इनके कुछ मर्चेंटाइजेशन भी चल रहा था और इनके कुछ फैक्ट्रीज भी थी। तो उसी बेस पर ये सोचते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है? प्रॉपर्टी थी कभी किसी ना किसी इंडिविजुअल की। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये क्यों थे? प्रॉपर्टी ओनर्स थे और साथ में एम्प्लॉयर्स थे। यही लोग हैं, और ये लोग सोच भी रहे हैं कि हम अपने लोगों का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। वो क्यों सोचा गया? क्योंकि जब लेबर ज़्यादा हेल्दी होगा तो वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं है तो फ़ायदा ही, अगर लेबर्स के बारे में सोच रहे हैं तो, है ना? इनको ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, इनको खाना अच्छा मिलेगा, अगर वेजेस अच्छा दे देंगे तो इनको खाना अच्छा मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो प्रोडक्ट्स गुड्स जो बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लेबर्स की हेल्प से ही तो बन रहे हैं। तो जब लेबर की हेल्प करेंगे तो वो कहीं अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उन वर्कफोर्स जो है वो इम्प्रूव होगा। वर्कफोर्स इम्प्रूव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्रीज में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं किसको? प्रिविलेजेस को। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हेड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। ये क्या कहते हैं कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें किसी का प्रिविलेज होना नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये जो लोग हैं इनके ऊपर इसको डिपेंड कर देना चाहिए, इनके एफर्ट को मानना चाहिए, लेबर और एंटरप्राइज को बढ़ावा देना चाहिए। इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा कि एंटरप्राइज यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें तो इसमें लेबर भी आता है और एंटरप्राइज भी आता है। लेकिन लेबर जो होता है वो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड होता है और एंटरप्राइज स्किल्ड होता है। ठीक है। तो इनके इम्प्रूवमेंट की वजह से वहाँ पर सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं, सोसाइटी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है और इंडस्ट्रीज में चेंजेस आ सकते हैं, है ना? If the freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. इनका मानना था कि जो लेबर है, जो पुअर है, उसको लेबर का काम दिया जाए, वो लेबरी कर सके। साथ ही जो कैपिटल है उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ
ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट ना हो, जिनके ऊपर कोई रुकावट ना हो, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो बिलीव्ड दैट सोसाइटी वुड डेवलप, ये जो कुछ बेसिस है इनके ऊपर सोसाइटी क्या है, डेवलप कर सकती है। कैसे? वही चीज़, लेबर की कंडीशन सुधारेंगे, पुअर को लेबरी का मौका देंगे। तो यहाँ से जो फैक्ट्रीज में जो लेबर काम करती है, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी कंडीशन सुधरेंगी। कंडीशन सुधरेंगी यानी कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव होगी तो वो अपना वर्क ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएंगे। अपना वर्क ज़्यादा एफिशिएंसी कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा होगा, उनकी डेवलपमेंट होगी, और उनकी डेवलपमेंट से ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ये पूरा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं है तो किसी भी जगह पर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैनी वर्किंग मैन एंड वेमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स। अब इसमें हुआ क्या, जो ये रेडिकल्स और लिबरल्स जो चेंजेस की बात करते हैं, जो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये सोसाइटी में लोगों को बहुत पसंद आया, और उसी के बेस पर लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया। कुछ तो फॉलो करने लगे लिबरल्स को और कुछ मानने लगे रेडिकल्स को। इस बेस पे 19वीं सेंचुरी में ये जो सोसाइटी थी वो बढ़ गई। ठीक है। सम नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने नेशन स्टेट के बारे में सोचते हैं, उसको बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको आगे नेशन स्टेट को बनाने की बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं नेशनलिस्ट। लिबरल्स और रेडिकल्स wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815। 1815 के टाइम पर मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं मोनार्की को सपोर्ट करती है, जो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करती है, तो इनको ये अपोज करते हैं। कौन? नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स। 1815 के बाद में क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हम 18th सेंचुरी के बाद में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, रसिया की बात करें, तो यहाँ पर जो मोनार्की चल रही थी उनको हटाने की बात करती है, उनको गिराने की बात करते हैं। तो ये जो हटाया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा किया जाएगा। अब रिवॉल्यूशनरीज़ हटाएंगे कैसे? तो उसके लिए उनको रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो हमें रशियन रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have what? Would have their equal rights। तो जो ये जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, ये चेंजेस की बात करते हैं। मोनार्की जो थी, ऑटोक्रेटिक पावर थी, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, और वहाँ से ख़त्म करने के बाद लाएंगे क्या? अपने नेशन स्टेट को डेवलप करेंगे, और उस नेशन स्टेट में हर एक सिटीजन जो होगा उसके लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं। समझ आया? आफ्टर 1815 ग्यूसेप मजनी। ग्यूसेप मजनी कौन है? ये एक रिवॉल्यूशनरी थे इटली में। इनको देश निकाला दिया गया था जब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये ज़्यादा रेडिकल्स थे, रेडिकल्स में ये आते थे, ये ज़्यादा रेडिकल थे। इसी वजह से इनको इटली से निकाल कर दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है, लाइक ब्राज़ील। तो इनको वहाँ पर एग्जाइल कर दिया जाता है। तो ये थे कौन? गुसेफ मजनी, एन एन इटालियन नेशनलिस्ट थे। कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। अचीव दिस मीन्स क्या? जो मोनार्की चल रही है इटली के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ये, और वहाँ पर नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब कि जो नेशन स्टेट की बात हो रही है वो बात यूरोप तक सीमित नहीं रही, वो बात इंडिया तक पहुंची। जैसे हमने वो पढ़ा था कि 1828 के टाइम पर कुछ डेवलपमेंट किए गए थे इंडिया के अंदर, कुछ लोग थे, और 1857 में हमने रिवोल्ट भी देखा, रिवोल्ट हुआ था, उसको भी देखा था।
तो ये कहीं ना कहीं जो जुड़ा हुआ है, ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट से है, लिबरल से है, रेडिकल से है। जो उनके आइडियाज़ थे वो इंडिया तक पहुंचते हैं, इसी वजह से इंडिया में जो लोग थे वो अवेयर होते हैं। वो उसको कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं अपनी कंट्री से, अपनी कंट्री में फ्रीडम ला सकते हैं। तो इन सब की वजह से ये जो हिस्ट्री हो जाती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए भी। बहुत से बच्चे हैं पूछते हैं कि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इससे हमारा क्या लेना देना है। लेना देना, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री जो बन रही है वो कहीं ना कहीं बाहर की हिस्ट्री से बन रही है, वहीं से हम सीख रहे हैं। हम आज के टाइम पर सीख रहे हैं तो कहीं न कहीं से तो सीख रहे हैं ना, किसी ने बुक लिखी थी, किसी ने स्टोरीज़ लिखी थी, किसी ने हिस्ट्री लिखी है, तो वो जो हिस्ट्री लिखी है उसी के बेस पर हम अपने पास्ट को समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर भी जो लोग थे वो वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, सोसाइटिकल चेंजेस हो रहे थे, उनको देखकर वो अपने यहाँ भी चेंजेस की बात करते हैं, जैसे इंडिया। ठीक है? तो जोसेफ मज़ीनी कौन थे? ये एक रिवॉल्यूशनरी थे जो इटली के अंदर जो मोनार्की चल रही थी उसको हटाने की बात करते हैं। एक नया अपना नेशन स्टेट बनाने की बात करते हैं। ठीक है? तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि नेक्स्ट अपडेट मिलते रहे। एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू आर अपडेटेड। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, है ना? और शेयर करना ही है।